और घर में एक अजीब सी खामोशी थी। रीना, तुम कहाँ जा रही हो, वो भी इस टाइम? हे माँ, पंडित जी, ये मेरी रसोई में कैसा बवाल? ये अब नई मुसीबत कहाँ से आ गई? जी दीदी, जी मैं अपने मायके जा रही हूँ। इतनी रात में? पागल हो गई हो? बाहर खतरा है। मेरी माँ हमेशा कहती थी, और आज मुझे याद है कि क्या कहती थी, रात में अकेले सफर नहीं करना चाहिए। हाँ दीदी, पागल तो मैं तब हुई थी जब मैंने सोचा था इस घर में मुझे अपनापन मिलेगा। बाहर का खतरा उस दर्द से कम है जो मैंने आज महसूस किया है। हमारे गांव में कहते हैं, अपमान से मौत बेहतर है। क्या हो रहा है? इतनी रात को कौन बात कर रहा है? ओह माय गॉड, इतना ड्रामा किस बात का? अलविदा कविता दीदी, आप दोनों मिलकर अब अच्छे से रसोई संभाल लेना। मेरी जैसी गवार की कहाँ कोई जगह है इस घर में। अरे बाप रे, मुझे बहुत देर हो गई है। अरे रीना, एक गलती के लिए ऐसा? रसोई की इज्जत नहीं तो परिवार की इज्जत नहीं, लेकिन परिवार के बिना सदस्यों का क्या? एक गलती नहीं दीदी, हर रोज की गलतियाँ, हर रोज का अपमान। आज तो हद ही हो गई, सबके सामने, मेहमानों के सामने। अब कोई नहीं दीदी, मैं जा रही हूँ। बस थोड़ा सा प्यार की कमी थी इस घर में, जिसे शायद मैं पूरा नहीं कर पाई। लेकिन रीना, इतनी रात को अकेले? एक्चुअली मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ सकती हूँ। मैंने टैक्सी बुला ली है और आप परेशान मत होइए। मेरे माता पिता को मैंने फोन कर दिया है, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। जी। रीना दरवाजे पर खड़ी थी, पीछे मुड़कर एक नजर उस पर डाली जिसमें वो नई दुल्हन बनकर आई थी। उस घर को देखती रही और वहाँ से आज वो टूटे हुए दिल के साथ जा रही थी। रीना, ये सब क्या है? माँ जी, मैं जा रही हूँ आपके घर और परिवार की शांति के लिए। मेरी वजह से आज मेहमानों के सामने आपको शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। मेरे रहने से यहाँ सिर्फ तनाव बढ़ेगा। हमारे गांव में तो हम सिखाते हैं कि बोझ बनना पाप है, लेकिन आप लोगों पर तो मैं ही बोझ बन गई हूँ। लेकिन बेटी, इतनी रात को, वो भी अकेले? माफ करना माँ जी, मैंने आपको निराश किया। मैं वापस आऊंगी जब मैं आपके लायक बन जाऊंगी। हमारे गांव में एक कहावत है, टूटे हुए बर्तन को जोड़ा जा सकता है, लेकिन टूटे हुए दिल को जोड़ना मुश्किल होता है। बस थोड़ा सा प्यार डाल दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शायद मुझे ही प्यार की कीमत नहीं पता। रीना। अलविदा माँ जी। रीना ने अंतिम बार मुड़कर देखा और फिर अंधेरी रात में गायब हो गई। पीछे चारों लोग खड़े रह गए, सासू माँ, पूनम, कविता और दूर से देखता रहा मोनू। घर में सन्नाटा छा गया था। रीना रुको। रीना चली गई? वो गुस्से में है, कल तक ठंडी पड़ जाएगी, वापस आ जाएगी। मेरी माँ हमेशा कहती थी। अरे आप तो चुप रहो, या तो होगा नहीं। और आज मुझे याद है कि क्या कहती थी, क्रोध में लिए गए निर्णय हमेशा गलत होते हैं। हमें इतना सख्त नहीं होना चाहिए था। एक्चुअली मैं भी थोड़ा ज्यादा ही बोल गई थी। ये क्या कर दिया आप लोगों ने? आपने मेरी पत्नी को घर से भगा दिया। अरे इतना अपमान, इतनी बेइज्जती कोई किसी की नहीं करता जितनी आप लोगों ने की है। अरे एक छोटी सी गलती के लिए इतना कौन सुनाता है? मोनू, तुम समझ नहीं रहे हो। शर्मा जी के सामने हमारी... ये शर्मा जी, बस कीजिए आप। कौन क्या सोचता है ये हम क्यों सोचे? अरे किसी के भी आने से, किसी के सोचने से हम अपने घर की बहू के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे? आप बताओ माँ, शर्मा जी को कितने सालों से जानते हो आप लोग? हाँ, कितने सालों से जानते हो? उनके साथ बैठना उठना है क्या आप लोग का? एक अनजान इंसान के बारे में आप लोग सोच रहे हो, लेकिन जो इंसान आपके घर में रहता है, आपके सामने रहता है, उसके बारे में नहीं सोचा। उसका दुख, दर्द, तकलीफ आप लोगों को नजर नहीं आई। आपको बस दिखाई दिया शर्मा जी और भाभी। आप लोग हमेशा उसे नीचा दिखाती हो। अरे मैं कुछ कहता नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अंधा बहरा हूँ। दिखता है मुझे। हमेशा वो कहती थी, जी कोई बात नहीं, दीदी है। अरे कैसी दीदियां हो तुम लोग? परेशान हो गया मैं आप लोग से। उससे मैंने कितनी बार कहा कि आप लोगों को जवाब दे, लेकिन वो कहती थी नहीं, मेरी दीदियां हैं, मेरी बहन जैसी है, मैं उनके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वो दिल की बहुत अच्छी है, बस कुछ बोल देती है तो मेरे भले के लिए कहती है। क्या भला सोचा आपने उसका? क्या भला? दिन रात जब मौका मिला उसका मजाक उड़ाया। अरे गांव से है जानता हूँ मैं, गरीब है जानता हूँ मैं, देहाती है जानता हूँ मैं। वो आप लोगों की तो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन अच्छा है कि वो आप लोगों जैसी नहीं है, वरना आप ही की तरह ना उसकी भी सोच होती। वो भी दूसरों को नीचा दिखाती, लोगों का मजाक बनाती।
हम तो बस उन्हें सिखा रहे थे, रसोई की इज्जत नहीं तो परिवार की इज्जत नहीं। सिखा रहे थे? हाँ, सिखा रहे थे आप लोग? ऐसे कौन सिखाता है? हाँ, जरा मुझे बताइए, कौन ऐसा इंसान है जो ऐसे सिखाता है? सिखाना ना अलग होता है और सुनाना अलग। आप लोग सिखाते नहीं हो, सुनाते हो, उसकी बेइज्जती करते हो, उसका मजाक बनाते हो। मोनू भैया, मैं मानती हूँ कि हमसे गलती हुई है। बस कीजिए, मैं रीना को वापस लेने जा रहा हूँ। कोई मेरे पीछे नहीं आएगा, ना कोई मुझे रोकेगा। और दोबारा घर में आई ना तो कोई ऐसा बर्ताव नहीं करेगा उसके साथ। मोनू अभी रात है। इंतजार करूँ माँ? किस बात का इंतजार करूँ? इस बात का कि वो मुझसे हमेशा के लिए दूर चली जाए, इस बात का करूँ इंतजार? इतने समय से इंतजार कर तो रहा था मैं कि आप लोग बदल जाओगे। ये जो हमारा घर है ना, यहाँ के जो लोग हैं वो बदल जाएंगे। लेकिन मैं गलत था। कहाँ कुछ बदला है माँ, कहाँ कुछ बदला है? आज तक आपके अहंकार के कारण मैं कभी कुछ कह नहीं पाया। कैसे कहता? समझती तो आप नहीं। आपको तो हमेशा अहंकार होता है कि मैं हूँ ये, मैं हूँ वो, मैं सास हूँ, मैं सास हूँ। अरे सास सिर्फ नाम की हो आप। सास वाले कोई काम किए क्या आपने? बहुओं के बीच में चली जाती हो, लड़ती है, उनको डांटती हो, चुप करवा देती हो। अरे एक बार बैठ के समझ के देखती कि क्या दिक्कत है। अरे अगर आप समझती नहीं ने तो इनमें से कोई भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलता। आपने बस सबको चुप करवाना सीखा है। आपकी नजर में बस ये है कि आप जो चाहोगी बस वही हो। अरे माँ, आज के समय में ऐसा कुछ नहीं होता है। भाभीियों की भी गलती नहीं है, गलती आपकी है। आप अगर इन्हें रोकती ना तो ये आज ऐसा नहीं करती। क्या हो रहा है यहाँ? इतनी रात को ये शोर कैसा? जी वो रीना। पापा क्या बताऊं आपको, रीना चली गई, घर छोड़ के चली गई। वो भी इन लोगों के कारण। इन सब ने उसे इतना अपमानित किया कि वो हम सबको छोड़ के चली गई हमेशा के लिए। क्या? हाँ पापा, और मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है। मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने। एक बार वो मुझे मिल जाए, उसे समझा के वापस लेकर आऊंगा। और अगर घर के लोगों को दिक्कत होगी तो हमेशा के लिए उसे लेकर घर से बाहर चला जाऊंगा, कहीं और जाके रहूंगा, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगा। जा रहा हूँ मैं। मोनू ने ससुर जी को सारी बात बताई, कैसे रीना को बार बार अपमानित किया गया, कैसे मेहमानों के सामने उसकी बेइज्जती की गई और वो कैसे अपना अपमान सहन नहीं कर पाई और घर छोड़कर चली गई। कमला, ये क्या किया तुमने? और तुम दोनों, पूनम, कविता, क्या ऐसे सिखाया जाता है किसी नई बहू को? जी वो शर्मा जी की वजह से मैं। क्या शर्मा जी? हमेशा बाहरी लोगों के सामने दिखावा। तुम्हें पता है शर्मा जी के जाने के बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि खाना अच्छा था, लेकिन घर का माहौल तनावपूर्ण लगा। उनके बेटे ने उन्हें बताया कि कैसे रीना को सबके सामने डांटा गया था। क्या? और अब हमारी इज्जत वहाँ भी गई और अपनी बहू भी घर से चली गई। ये इज्जत है? जाओ मोनू, रीना को ढूंढो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। पापा, मैं जानता था कोई समझे ना समझे, आप मुझे समझोगे। चलो पापा, चलो। मोनू और ससुर जी भी घर से निकल गए को ढूंढने। सासू माँ पूनम और कविता वहीं खड़े रहे और अपने किए पर पछताते रहे। अगली सुबह वर्मा परिवार के घर में सन्नाटा छाया हुआ था। मोनू और ससुर जी रात भर रीना को ढूंढते रहे, लेकिन वो नहीं मिली। रीना अपने मायके पहुंच चुकी थी। मोनू और पापा जी अब तक वापस क्यों नहीं आए? कहीं रीना। हे माँ, पंडित जी, ये मेरी रसोई में कैसा बवाल! अब रसोई तो क्या, पूरा घर उजड़ गया मेरा। हमने उसके साथ बहुत बुरा किया। हमने कभी उसके फूड के बारे में सच में सोचा ही नहीं। वो प्यार से बनाती थी। एक्चुअली उसका प्यार ही ना असली स्वाद का कारण था। काश मैंने उसे रोक लिया होता। तभी फोन की घंटी बजी और सासू माँ ने झटपट से फोन उठाया। हाँ जी, रीना मिली क्या? हाँ, वह अपने मायके पहुंच गई है। उसके पिता से बात हुई है, लेकिन वह वापस आने को तैयार नहीं। अब क्या करें? मोनू यहीं रुक गया है। मैं घर आ रहा हूँ, फिर हम सब साथ में जाएंगे रीना को मनाने। रीना अपने मायके पहुंच गई है, लेकिन वापस आने को तैयार नहीं है। हमारी वजह से। मेरी माँ हमेशा कहती थी, और इस बार मुझे याद है कि क्या कहती थी। दूसरों के आत्मसम्मान को चोट पहुँचाना सबसे बड़ा पाप है। हमें उससे माफी मांगनी होगी। मैंने हमेशा उसे नीचा दिखाया था, अपना खाना बनाने के तरीके थोपने की कोशिश की। ओह माय गॉड, इतना ड्रामा किस बात का। लेकिन इस बार तो मैंने ही सबसे बड़ा ड्रामा किया है। और मैंने हमेशा उसके गांव का मजाक उड़ाया, जबकि मैं भी एक समय पे नहीं थी। तो इस घर में रसोई की इज्जत नहीं तो परिवार की इज्जत नहीं। लेकिन रीना भी तो परिवार का हिस्सा थी ना। मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मैं इस घर में सबसे बड़ी हूँ।
मुझे सबको जोड़कर रखना चाहिए था। मुझे उस बच्ची को समझना चाहिए था, उसे सहारा देना चाहिए था, पर मैंने उसकी जगह उसकी और बेइज्जती की। रीना के मायके में वो अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी और उसके माता पिता बहुत चिंतित थे, लेकिन उन्होंने रीना को सहारा दिया। बेटा इतना मत रो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा माँ? वहाँ कोई मुझे नहीं चाहता, मेरा कोई सम्मान नहीं, मैं वापस नहीं जा सकती। हमारे गांव में तो हम सीखते हैं कि जहाँ इज्जत ना हो वहाँ नहीं रहना चाहिए, और मैं वहाँ पर फिर कैसे जा सकती हूँ माँ? लेकिन बेटी, मोनू यहाँ आ गया है, वो तुमसे मिलना चाहता है। मोनू जी, वो यहाँ? ठीक है, उन्हें भेज दीजिए। अरे बाप रे, मैं कैसे सामना करूंगी उनका? मोनू कमरे में जाता है और उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। रीना, रीना, क्यों आए हैं आप? जी जी, तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ मैं। तुम्हारे बिना पूरा घर सूना सूना है। वो मेरा घर नहीं है मोनू जी, वहाँ मुझे सिर्फ अपमान मिला है, कोई प्यार नहीं, कोई अपनापन नहीं। हमारे गांव में तो कहते हैं कि घर वो जगह है जहाँ आपका सम्मान हो। मैं जानता हूँ, मेरी माँ और भाभीओं ने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत किया। ऐसा किसी के साथ किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन अब उन सबको एहसास हो गया है। सब माफी मांगना चाहती है तुमसे। माफ कर दो सबको और वापस चलो। अब माफी मांगने से क्या होगा? टूटा हुआ दिल फिर से कैसे जुड़ सकता है? अगर कांच अगर टूट जाए तो क्या आप उसे दोबारा जोड़ सकते हैं? थोड़ा सा प्यार डाल दो, सब ठीक हो जाएगा। यही तो हमेशा कहती हो तुम। रीना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन अभी भी वो अनिश्चित थी। मुझे नहीं पता, मैं डरती हूँ कि फिर से वही सब। अरे बाप रे, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे जाने के बाद ना उन सबको अपनी गलती पे पछतावा हुआ है, और वो सब एक मौका चाहते हैं। बस एक मौका चाहते हैं वो लोग तुमसे कि तुम उन्हें माफ कर दो। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रीना की माँ अंदर आती है। बेटी, बाहर तेरे घर वाले आए हैं, तेरे से मिलना चाहते हैं। सब आए हैं? जी जी। हाँ, सभी आए हैं। बाहर के कमरे में ससुर जी, सासू माँ पूनम और कविता बैठे थे। उनके चेहरे पर पश्चाताप और शर्मिंदगी के भाव थे। जैसे रीना कमरे में आई, सभी खड़े हो गए। आप सब यहाँ? अरे बाप रे। हाँ बेटी, हम सब तुम्हें वापस ले जाने आए हैं, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। जी जी। रीना, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया। मेरी माँ हमेशा कहती थी, और मुझे याद है क्या कहती थी, एक रसोई ही एक औरत की पहचान है। मैं इतनी अहंकारी हो गई थी कि रसोई की इज्जत नहीं तो परिवार की इज्जत नहीं। लेकिन मैंने तुम्हारी इज्जत की ही नहीं, जो हमारे परिवार का हिस्सा थी। मैंने भी तुम्हारा मजाक उड़ाया, अपनी पढ़ाई और नॉलेज का घमंड था मुझे, लेकिन तुम सही थी। प्यार से बनाया हुआ खाना ना सबसे अच्छा होता है। गूगल पर मैंने पढ़ा था कि खाना बनाते वक्त इमोशंस भी बहुत मायने रखते हैं। प्लीज हमें माफ कर दो। बेटी, हमारा घर तुम्हारे बिना अधूरा है। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी सादगी, तुम्हारा प्यार, उसकी कमी महसूस हो रही है हम सभी को। लौट चलो हमारे साथ। लेकिन क्या सब कुछ वैसा ही रहेगा? मैं ऐसा अपमान फिर से सहन नहीं कर पाऊंगी। हमारे गांव में तो इज्जत सबसे बड़ी होती है। नहीं बेटी, अब सब बदल गया है। हम सब तुम्हारा सम्मान करेंगे। सच कहूँ तो तुम्हारे जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि हमारे घर की रसोई तुम्हारे बिना कितनी सूनी है, कितना सूनापन है उसमें। तुम्हारे बिना कोई प्यार, कोई मिठास नहीं है। तुम नहीं तो रसोई भी नहीं है। प्लीज रीना, एक मौका दे दो हमें, हम तुम्हारी गलतियों से सीखेंगे। मेरी माँ हमेशा कहती थी, और मुझे याद है क्या कहती थी, कि सच्चे दिल से कोई माफी मांगे तो उसे तुरंत माफ कर देना चाहिए, और माफ करने वालों का दिल बहुत बड़ा होता है। और तुम हमारी गलतियों से, ओह माय गॉड, इतना ड्रामा किस बात का? चलो अब नए सिरे से शुरुआत करते हैं। रीना सोच में पड़ जाती है और सबके चेहरे पर सच्चाई और पश्चाताप देख सकती है। बेटा, माफ कर दे इन लोगों को। माफ करना अच्छी बात होती है। वैसे भी है तो तेरा परिवार ही ना। हाँ बेटी, परिवारों में तो ऐसा चलता रहता है। अब उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। ठीक है, मैं वापस चलूंगी। बस थोड़ा सा प्यार डाल दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सभी लोग खुशी से एक दूसरे को गले लगाते हैं और रीना की आंखों में उम्मीद की किरण जागती है। वर्मा परिवार अपने घर वापस जा रहा था।
कार में एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन इस बार कोई तनाव नहीं, एक नई शुरुआत का सन्नाटा था। क्या सच में सब बदल जाएगा? क्या मुझे वहाँ अपनापन मिलेगा? हमारे गांव में तो कहते हैं कि हर तूफान के बाद शांति जरूर आती है। रीना बेटी, मैंने सोचा है। जी माँ जी। अरे बाप रे। अरे बोलने तो दे मुझे बेटा। अब से हमारी रसोई में एक नया नियम होगा। हर दिन एक बहू अपने हिसाब से खाना बनाएगी और बाकी दोनों उसकी मदद करेंगी। इस तरह हम सब एक दूसरे से सीखेंगे। ये तो बहुत अच्छा विचार है माँ जी। मेरी माँ हमेशा कहती थी, सीखना तो जीवन भर चलता है। हाँ, और हम अलग अलग तरह के व्यंजन भी सीख पाएंगे। गूगल पर मैंने पढ़ा था कि विविधता ही जीवन का आनंद है। थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने में क्या ही हर्ज है। जी माँ जी, ये तो बहुत अच्छा है। देखा, मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। सब बदल गया ना। वर्मा हाउस पहुंचते ही सब अंदर जाते हैं। रीना थोड़ी हिचकिचाहट के साथ रसोई की ओर देखती है, उस जगह पर देखती है जहाँ पर उसका अपमान हुआ। आओ बेटी। सासू माँ रीना को रसोई में ले जाती है। रसोई का दृश्य देखकर रीना हैरान रह जाती है। ये, अरे बाप रे। रसोई पूरी तरीके से सजी हुई थी, जहाँ पर एक बैनर पर लिखा हुआ था रीना का स्वागत है, और काउंट पर 3 अलग अलग रंग की चूड़ियाँ हरी, लाल और नीली रखी हुई थी। ये हरी चूड़ियाँ मेरी हैं, लाल कविता की और नीली तुम्हारी। हमने सोचा क्यों ना हम तीनों अपने अपने रंग की पहचान बनाएं। मेरी माँ हमेशा कहती थी, हर रंग अपनी अलग खूबसूरती दिखाता है। हाँ, और जब भी हम रसोई में साथ काम करेंगे ना, तो अपने रंग की चूड़ियाँ पहनेंगे, 3 अलग अलग रंग एक साथ। एक्चुअली ये मेरा आइडिया था। ओह माय गॉड, इतना ड्रामा किस बात का? लेकिन थोड़ा ड्रामा जरूरी है जीवन में भी। और जल्द ही इन तीनों रंगों के मिश्रण से एक नया रंग बनेगा, हमारा परिवार। और हमारे परिवार की पहचान बहुओं से होगी। मुझे नहीं पता क्या कहूँ। जी। कुछ कहने की जरूरत नहीं है बेटी, बस अपनी चूड़ियाँ पहनो और इस रसोई को फिर से जिंदा करो। रीना आगे बढ़कर नीली चूड़ियाँ पहनती है। पूनम और कविता भी अपनी अपनी चूड़ियाँ पहनती हैं और तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। तो आज खाने में क्या बनाए? हमारे गांव में तो हम कहते हैं नई शुरुआत मीठे से होनी चाहिए। जो तुम कहो रीना। तो चलो आज मेरे गांव का स्पेशल खीर पूरी बनाते हैं। बस थोड़ा सा प्यार डाल दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तीनों बहुएं हंसने लगती हैं। उनकी हंसी से पूरा घर गूंज उठता है। सासू और ससुर जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और मोनू खुशी से अपनी पत्नी की ओर देखता है। मेरी माँ हमेशा कहती थी, क्या कहती थी? मेरी माँ हमेशा कहती थी, क्या कहती थी? ये तो मुझे याद नहीं है। लो भाई, मैं फिर भूल गई। लेकिन मैं जो कहती हूँ वो सुनो। एक परिवार वो है जो मिलकर खाए और मिलकर हंसे। एक्चुअली मुझे लगता है हम अब नई शुरुआत करने जा रहे हैं। गूगल पर मैंने पढ़ा था कि टीम वर्क में सब कुछ संभव है। हमारे गांव में तो हम मानते हैं कि रसोई घर का दिल है और दिल से निकली बात दिल तक पहुंचती है। बस थोड़ा सा प्यार डाल दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या सचमुच सब कुछ ठीक हो गया है? क्या तीनों बहुओं की रसोई वास्तव में एक सद्भाव से भरा घर बना पाएंगी, या फिर कुछ नए संघर्ष इंतजार कर रहे हैं? गरीब घर की होने के कारण निशा के ससुराल वाले उसे पसंद नहीं करते थे। वो कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन वो लोग कोई ना कोई कमी निकाल ही देते और उसे सुनाने लगते। अपने ससुराल वालों से इस बर्ताव से वो बहुत परेशान थी। एक दिन सबके लिए खाना बनाकर आती है, लेकिन जैसे ही उसकी सास निर्मला खाने का निवाला मुंह में डालती है, छी छी, ये क्या सड़ा हुआ खाना बनाया है? ऐसा बेस्वाद खाना तो हमारे घर के नौकर भी नहीं खाते, तो हम कैसे खा सकते हैं? क्या हुआ माँ जी, खाना अच्छा नहीं बना है क्या? कोई कमी रह गई है तो बता दीजिए, मैं ठीक कर दूंगी। रहने दे बहू, इतना टाइम हो गया है तुझे इस घर में आए हुए। आज तक जब तू हमारी पसंद का खाना ही नहीं बना पाई तो तू क्या करेगी? नहीं माँ जी, बता दीजिए आपको क्या खाने का मन है, मैं वही बना दूंगी। नहीं बहू, रहने दे। तू हमारी पसंद की चीजें कभी नहीं कर सकती, क्योंकि तेरी पसंद और हमारी पसंद में बहुत अंतर है। तू गरीब घर की लड़की है तो तू क्या जाने हमारी पसंद। निर्मला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और निशा का बनाया हुआ सारा खाना धरा का धरा रह जाता है। वो अपने सर पर हाथ रखे डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है, तभी उसकी पड़ोसन कमला वहाँ आती है। क्या हुआ बहू, सुबह सुबह तू ऐसे सर पर हाथ रख कर क्यों बैठी हुई है?
ऐसे नहीं बैठा जाता है। क्या करूँ आंटी जी, अब बर्दाश्त नहीं होता है। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं अपने ससुराल वालों से। लगता है आज फिर सुबह सुबह तेरी सास ने तुझे सुना दिया है। बहू मैं तो बोलती हूँ तू जल्दी जा अपने मायके छोड़कर इन लोगों को, तब पता चलेगा इनको तेरी कदर। आंटी जी, मेरे परिवार वाले बहुत परेशान थे मेरी शादी के लिए। मेरी शादी के बाद ही उन्हें शांति मिली है थोड़ी सी, और अब वहाँ जाकर मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती हूँ। तो फिर क्या करेगी? पूरी जिंदगी ऐसे ही अपने ससुराल वालों के ताने सुनती रहेगी क्या? जाने दीजिए आंटी जी, बात का बाद में देखेंगे। अब आप बताइए कि आपका कैसे आना हुआ यहाँ? कोई खास काम नहीं था बहू, मुझे थोड़ी दही चाहिए थी। मेरे बेटे को दही बहुत पसंद है ना, उसके बिना वो खाना ही नहीं खाता है, और कल रात में मैं जमाना ही भूल गई थी। क्या करे, गर्मी ही इतनी ज्यादा है। कोई बात नहीं, आप बैठिए, मैं अभी दही लेकर आती हूँ। निशा इतना कहकर रसोई में जाती है और कमला के लिए एक कटोरी में दही लेकर आती है। कुछ देर बाद कमला वहाँ से चली जाती है और निशा अपने घर के कामों में लग जाती है। समय बीतता है, तभी एक दिन निशा का पति समीर अपने साथ एक ज्योति नाम की लड़की को लेकर घर आता है और अपनी माँ से मिलवाता है। माँ, इससे मिलिए, ये ज्योति है, मेरे साथ ऑफिस में काम करती है, मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, तेरी पसंद ही मेरी पसंद है। अगर तेरी खुशी इस लड़की के साथ रहने में है तो मैं तुझे मना नहीं करूँगी। तू जब चाहे इससे शादी कर सकता है, मैं तेरे साथ हूँ। आप सच बोल रही हैं माँ? आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन माँ, अगर मैं इससे शादी कर लूंगा तो निशा का क्या होगा? वो कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाएगी, यही एक नौकरानी बनकर रहेगी। इसके अलावा वो और कुछ बनने लायक भी नहीं है। ये आपने सही कहा माँ, इसी बहाने मेरी ज्योति को कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ माँ जी, ये ठीक रहेगा। मैं बहुत खुश हूँ इस घर में आकर। बस जल्दी से आप मेरी और समीर की शादी करवा दीजिए, ताकि मुझे रेंट के घर में रहना ना पड़े। तुम्हें रेंट के घर में रहने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा घर है और शादी भी तुम्हारी होनी ही है। तुम एक काम करो, यहीं रहो अभी से समीर के साथ। अपने पति और सास की सारी बातें कुछ दूर खड़ी निशा सुन रही थी, जिसे सुनकर वो बहुत उदास हो जाती है और वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। भगवान, आखिर मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जिसकी आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? मेरे ससुराल में कोई मुझे पसंद नहीं करता है। मेरा पति दूसरी शादी करने की सोच रहा है। ये सब देखने से अच्छा मैं मर ही जाती। निशा अपने कमरे में बैठी रो ही रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन कमला अपने कमरे की बालकनी में आती है, जहाँ से उसे निशा का कमरा साफ दिखाई देता है। उसे रोते देख वो उसे आवाज लगाती है। निशा बहू, ओ निशा बहू, इधर देख मेरी तरफ। तू रो रही है क्या? ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे बहू, इधर उधर क्या नजरें घुमा रही है? बालकनी की तरफ देख, मैं कमला आंटी बोल रही हूँ। क्या हुआ आंटी जी? आप घर पर आ जाती, कोई काम था तो। ऐसे बालकनी से आवाज देने की क्या जरूरत थी? सभी लोग देख रहे हैं हमारी तरफ। बहू, क्या करती मैंने तुझे रोते देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। बता ना क्या बात है? क्या बताऊं आंटी जी, अब तो हद पार हो गई है। मेरे पति दूसरी शादी करने की सोच रहे हैं। मेरी सौतन को आज से ही घर में बैठा दिया है। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है आंटी जी। बहू, आज शाम को तू मार्केट के बहाने मेरे साथ चल, शायद तेरी सारी परेशानी खत्म हो जाए। अब तू जा, वरना अगर तेरी सास ने देखा तो बिना बात के बवाल करेगी। कमला की बात सुनकर निशा कमरे के अंदर चली जाती है और शाम को कमला उसे लेकर एक बाबा के पास जाती है, जो निशा को एक बोतल में पानी झाड़ कर देता है, जिसे लेकर वो चुपचाप घर आने लगती है। तभी निशा आधे रास्ते में रुक जाती है। क्या हुआ बहू, तू ऐसे बीच रास्ते में ही क्यों रुक गई है? जल्दी घर चल। आंटी जी, ये सब क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कैसा पानी है? बहू, ये बाबा का आशीर्वाद है। जैसे हमें नजर लगी होती है तो झड़ने से ठीक हो जाती है, वैसे ही झल का शरबत बनाकर पीने से धीरे धीरे मन की कड़वाहट भी दूर होने लगती है। लोग इन बाबा को बहुत मानते हैं। आंटी जी, मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। विश्वास तो मुझे भी नहीं है,
लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। दुआ बद्दुआ पर तो भरोसा है, शायद तेरे जीवन की परेशानी हल हो जाए। कमला की बात सुनकर निशा वो जल लेकर अपने घर चली जाती है और अगले दिन उसका शरबत बनाकर और अपने सभी घर वालों को लाकर देती है। ये क्या बहू, तू सबके लिए शरबत क्यों बनाकर लाई है? हमने तो तुझसे शरबत नहीं मांगा था। कोई बात नहीं आंटी जी, पी ही लेते हैं। अगर अब ये लेके आ ही गई है तो देख लेते हैं ये कौन सा शरबत है। ये मोहब्बती शरबत है। क्या? ये कौन सा शरबत है? आज से पहले इसका नाम नहीं सुना मैंने। अरे मेरा मतलब है कि वैसे ये शरबत नींबू और चीनी का है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए बड़े प्यार से बनाया है, इसीलिए इसका नाम मोहब्बती शरबत रखा है। निशा की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और इस बात से अनजान कि वो साधारण जल का शरबत नहीं बल्कि बाबा के दिए हुए जल का शरबत है। सभी उस शरबत को बड़े प्यार से पी लेते हैं। समय बीतता है और समय के साथ धीरे धीरे सभी निशा की बात सुनने लगते हैं। ये सब देख निशा मन ही मन बहुत खुशी होती है। तभी एक दिन निर्मला और समीर हॉल में बैठे कमला से बातें कर रहे होते हैं। बहू के मोहब्बते शरबत ने तो कमाल कर दिया। ये और चीज हमारे पसंद की बनाए या ना बनाए, लेकिन शरबत बहुत अच्छा बनाती है। मजा आ गया पीने में। हाँ माँ, आपने सही बोला। अब तो उसकी कोई बात बुरी नहीं लगती है मुझे। उसके शरबत ने तो जादू कर दिया है जैसे। लगता है बहू के मोहब्बत शरबत ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, वरना ये लोग निशा बहू की तारीफ सपने में भी ना करें। क्या हुआ कमला, तू कहाँ खो गई? हमारी बहू के बारे में सोच रही है क्या? नहीं, बहू के बारे में नहीं सोच रही हूँ, बल्कि तुम लोगों के बारे में सोच रही हूँ। पहले इतनी बुराई करते थे तुम सब उसकी, आज तारीफ कर रहे हो। कुछ समझ नहीं आया मेरे को। गलती हो गई कमला हमसे। हमने कभी भी उससे प्यार से बात नहीं की, तो उसकी अच्छाई के बारे में क्या पता चलेगा। लेकिन अब हमें पता चल गया है कि वो बहुत अच्छी है और हमारे घर की बहू भी बनने लायक है। अब मैं अपने बेटे की दूसरी शादी नहीं करूंगी। मैं खुद नहीं करूंगा दूसरी शादी, मैं निशा के साथ ही रहूंगा। निशा के ससुराल वालों की बात सुनकर कमला बहुत खुश हो जाती है। आखिर में बहू का मोहब्बत शरबत काम जो आ जाता है और उसका घर टूटने से जो बच जाता है, साथ ही उसे अपने ससुराल में मान सम्मान भी मिलने लगता है।